परंपरा। आपका जाना पहचाना कार्यक्रम गीत नृत्य और परंपरा। श्रोताओं, संगीत स्वव्यवस्थित ध्वनियों, स्वरों और ताल का एक ऐसा कलात्मक संयोजन है जो भावनाओं को व्यक्त करता है, साथ ही मन को आनंद प्रदान करता है। हमारी परंपरा में गायन, वादन और नृत्य के सम्मिलित रूप को संगीत कहा जाता है। ये एक सार्वभौमिक भाषा है जो संस्कृति, भावनाओं और मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। आज इसी संगीत पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किए गए हैं श्री मोहरलाल चमन ओएसके जी। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्ते। और कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग दे रहे हैं अपर्णा, उरुसा और श्याम लीला जी। इस टीम के साथ आप सबका श्रोताओं हार्दिक स्वागत है। मोहरलाल चमन जी हिंदी अध्यापक रहे, संगीत के भी अध्यापक हैं और अनेक एसएसएस तथा एमजीआई, एमआई और एमसीए में भी कार्यरत रहे। 7 वर्षों से महात्मा गांधी संस्थान तथा रविंद्रनाथ ठाकुर संस्थान में संसाधन व्यक्ति, विशेषज्ञ जिन्हें कहेंगे, रिसोर्स पर्सन में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मोहरलाल जी, बहुत कम लोग होते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र को से जुड़कर फिर कला की ओर, संगीत की ओर अपने कदम बढ़ा पाएं। तो आपको संगीत कैसे प्रभावित करता है? हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लिए संगीत क्या है? देखिए, संगीत मेरे लिए प्राण है। अगर हम अच्छी तरह से देखें जी तो संगीत का जो स्रोत, संगीत कहाँ से निकला है जी, वो है ध्वनि। ध्वनि प्राण का सूचक है, बिल्कुल जीवन का सूचक है। अगर ध्वनि नहीं तो वहाँ सब चीज़ निर्जीव होता है। हृदय धड़कना बंद कर दे, वो ध्वनि बंद हो जाए तो समाप्त हो फिर जाता है मैं कला जीवन। को शिक्षा से अलग नहीं रखता हूँ, क्योंकि जी। शिक्षा के अंतर्गत है कला। जी। क्योंकि कला द्वारा कई लोग शिक्षण प्राप्त करते हैं। मतलब कि माध्यमिक शिक्षा हो या प्रारंभिक शिक्षा जो है, बच्चे जो पढ़ते हैं जी वो आजकल संगीत के माध्यम से ही सिखाया पढ़ाया जाता है। आप मान लीजिए जो कविता पढ़ते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जिसको मातृ कहेंगे हम जी तो मातृ स्कूल में बच्चों को संगीत द्वारा ही सब सिखाया जाता है। गिनती जो है सिखाता है संगीत गीत द्वारा, के माध्यम गीत के से। माध्यम से। जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि जीवन में गीत, संगीत जो है वो हर एक जगह विद्यमान है और आवश्यक भी है। आवश्यक भी है, अवश्य। क्योंकि प्राणी जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक संगीत से जुड़ा हुआ रहता है। बहुत सुंदर विचार आपने दिया। अब हम जानना चाहेंगे कि आप हिंदी अध्यापक से कैसे आपने कदम बढ़ाया कि आप इस कला की ओर जुड़ पाए, फिर संगीत का प्रशिक्षण पाने भारत वर्ष गए, उसके बाद आपने इधर संगीत की शिक्षा के भी अध्यापक बने। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जब मैं क्या है कि भाषा के शिक्षण से पहले जी मैं गाया करता था। हमारे गांव में अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान हुआ करता था। जी एक व्यक्ति था हमारे पास, हमारे गांव में, जो बड़ा धर्मनिष्ठ था और वो कथा करवाता था, भागवत कथा 15 दिनों की। कभी शिव जी के ऊपर कोई जब शिवरात्रि के अवसर आता है तो सप्ताह भर का कार्यक्रम चलता था। तो उसमें गायक लोगों को अवसर दिया जाता था गाने के लिए, और मैं बड़ा उत्साहित रहता था। उस समय प्रदीप भजन भजन गाने के लिए मैं जाकर अपना नाम दे दूंगा और गायन। तो प्रशिक्षण हुआ नहीं था, ऐसे ही मैं गाया करता था, मतलब रुचि थी बहुत। और बाद में जब मैं ट्रेनिंग कॉलेज में गया तो वहाँ पर मुझे स्वर्गीय डॉक्टर ईश्वरदत्त नंदलाल जी से भेंट हुई जी, और उन्होंने प्रशिक्षण दिया। मतलब कि वो कहते थे कि भाषा के प्रशिक्षण में संगीत अनिवार्य है। तो इसलिए
और हमारी जो पुस्तक उस समय थी प्राइमरी स्कूल के, जो नवीन हिंदी होती थी जी तो उसमें बहुत सारी कविताएं होती थी जी और उन कविताओं को गा करके बच्चों को सुनाना पड़ता था। तो इसलिए सभी जो प्रशिक्षक गए थे उनको ट्रेनिंग होता था संगीत के माध्यम से, और मुझे तब संगीत बड़ा अच्छा लगा और मैं उसी समय डॉक्टर जी के गृह पर जाना आरंभ किया। ये 1968 की बात है। तो अभी उस देश आज़ाद हुआ, हाँ उसी समय तब देश की बात आज़ाद कर रहे हैं आप। तब की बात। और तब से मैंने संगीत प्रशिक्षण आरंभ किया और बाद में उनके गृह पर जाने लगा। उस समय बोबासे में वॉन्देमेश गली में जी स्कूल ऑफ इंडियन म्यूज़िक था, जी तो वहाँ पर मैं प्रशिक्षण लिया करता था। तो वहाँ से फिर वो स्कूल आ गया महात्मा गांधी संस्थान में। जब महात्मा गांधी संस्थान खुला जी तो उस समय सब वहाँ से स्कूल आ गया। यहाँ पर स्कूल ऑफ इंडियन म्यूज़िक सबसे पहले महात्मा गांधी संस्थान में 1973 से शुरू हुआ। तो उस समय मैंने वहाँ पर प्रशिक्षण पाया और अपना डिप्लोमा कर लिया शास्त्रीय संगीत में। शास्त्रीय संगीत में, हाँ शास्त्रीय अच्छा, संगीत गायन। यहाँ पर मैं थोड़ा सा श्रोताओं के लिए एक प्रश्न पूछ रही हूँ कि आप लोक संगीत भी यहाँ पर, जैसे कि हम जानते हैं महिलाएं गाती हैं, लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर क्या है? देखिए, हम लोग जब शास्त्रीय संगीत कहते हैं वो तो शास्त्रोक्त संगीत है, बिल्कुल, अर्थात हमारे शास्त्रों में जिस प्रकार से समझाया गया है। देखिए 4 वेद है हमारे जी, चारों वेदों में सामवेद एक ऐसी पुस्तक है जो जानते हैं, वेद जो है गायन के मंत्रोच्चारण भी एक गायन के रूप में होता है। सभी मंत्र गायन के रूप में होता है। आप वेद पढ़ेंगे तो देखेंगे हर एक जो मंत्र है उसके अंत में देवता का नाम, स्वर का नाम, किस स्वर से गाना है जी। उस समय उदात, अनुदात, स्वरित 3 स्वर हुआ करता था। मतलब वैदिक काल में मैं कह रहा हूँ, जिस समय वैदिक संस्कृत लोग पढ़ते थे जी, तो उसका उच्चारण गायन होता था। उसको कैसे बोलते हैं, रेसिटेशन नहीं होता था, उसको गाते थे, मंत्रों को गाते थे। हाँ, जैसे अभी भी हम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। वो बोलचाल की भाषा से बोलचाल नहीं है, हटकर है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम ऐसा तो नहीं बोलते हैं जी बिल्कुल। वो एक लय आती है, एक लय है उसमें, एक ताल है, एक स्वर है उसमें, ताल भी है। तो संगीत का प्रादुर्भाव, संगीत का आरंभ वैदिक काल से है, वेदों से है। एक सामवेद है पूरा, जिसमें कि गायन की सब प्रक्रिया बतलाई गई है। इसी से बाद में भरत मुनि ने भरतनाट्य शास्त्र लिखा, उसमें भी संगीत के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे चैप्टर्स, मतलब संगीत के बारे में क्या। नाट्य में संगीत का बहुत बड़ा महत्व है। नाट्य बिना संगीत के हो ही नहीं सकता है, इसीलिए भरत मुनि ने भरतनाट्य शास्त्र लिखा था। तो देखते हैं ना संगीत कि कहाँ है संगीत। हमारा तो पूरी संस्कृति जो है संगीतमय है जी। अच्छा, जब आपने महात्मा गांधी संस्थान से डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद आप भारतवर्ष गए, दिल्ली विश्वविद्यालय से आपने संगीत का प्रशिक्षण लिया। उसमें आपने क्या अनुभव पाया? हाँ, मतलब एक अपने देश में आपने प्रशिक्षण पाया, डिप्लोमा किया, उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए आप भारतवर्ष गए, तो देश काल सब चीज का अंतर पड़ता है, तो वो अंतर कैसा रहा? वहाँ पर हमने देखा कि जो जनता है वहाँ जी, वो लोग अनेक चीज़ संगीत के से वाकिफ़ हैं, वो लोग जानते हैं अनेक पहलू जो है संगीत के, अनेक रूप से वो लोग परिचित हैं। जबकि यहाँ मॉरिशस में बहुत कम लोग हैं जो, अगर मैं कहूँ कहीं भी जाकर के बोलूँ रूपक ताल में, रूपक ताल क्या होता है जी, कैसा है, तो शायद जहाँ पर मैं हूँ, जिस 100 में से एक व्यक्ति बताएगा। हाँ, 100 में से एक व्यक्ति बोल सकता है कि क्या है जी। जबकि भारत में सब रग रग सबको जानते हैं, है ना, कैसे भी। हालांकि उन्होंने संगीत के प्रशिक्षण पाया नहीं है, लेकिन उनको पता है,
उनको ये जानकारी है। धरोहर मिला है उनको, परिवार से जी। या समाज से उनको मिला है। जब हमारे पास इसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है। इसको जानना चाहिए लोगों को। हर एक जो व्यक्ति जो है उनको कम से कम हमें संगीत के छोटे मोटे चीज़ जो है, मतलब पूरा सब कुछ नहीं जानना Basic. चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं। ताल तो जानना चाहिए, लय तो जानना चाहिए। अब रामायण गाना है मुझे, जी। तो रामायण मुझे गाना है, छंद गाना है, होता है रामायण में ना, दोहा है, चौपाई है, छंद है, सरोठ है। हाँ जी, तो कैसे गाएंगे आप? बिल्कुल। वो सभी ताल पर है, जी, अलग ताल हो जाता है जब आप मतलब दोहा से निकल के चौपाई पर आते हैं, चौपाई से आप आकर छंद में आते छंद में हैं जाते या हैं। सोरठा में आते हैं, जी। तो सोरठा अलग तरह से गाए। वो सब क्या है? वो सब ताल के ताल और स्वर गिनती है, गिनती है। हाँ, गिनती है। अगर ये सब नहीं आएगा, भगवत गीता, उसके नाम ही तो देखो गीता है, जी, वो तो गाया जाता है। भगवत गीता पढ़ा नहीं जाता गायन है। गायन का गायन है। तो ये सब विचार जब आप आज अनेक वर्ष आपने एसएसएस में जब भारत प्रशिक्षण में जब दिया, गया मैं वहाँ, तो अब पता चला कि वास्तव में संगीत है क्या है, कितनी गहराई, कितना चीज़ सीखना चाहिए पड़ता है, बहुत चीज़ सीखना पड़ता है। जी। तो आपने इतने एसएसएस में काम किया देश भर में, हाँ, तो आपने सबसे पहले तो प्रशिक्षण मैंने दिया। पहला कातबोन में शुरू किया, वहाँ से गायता रेनाल एसएसएस, तो वहाँ से अनेक, मतलब बोल सकता हूँ उत्तर प्रांत के सभी कॉलेजेस में मैं आपने SSS प्रशिक्षण में दिया। प्रशिक्षण तो दिया। छात्रों के बीच आप संगीत को लेकर कैसी उत्सुकता या कैसी उदासीनता पाते हैं? उन दिनों लोगों के लिए एक विषय, नया विषय था जी, और वो लोग बहुत ही उत्साह से पढ़ना चाहते थे और सीखना चाहते थे। उस समय सीखने वाले बहुत होते थे। हाँ, बच्चे सब सीखने की का प्रयास करते थे। बल्कि मैं कहूँगा कि जब 1985 जी, 85 के लगभग 85 में हम लोगों ने बच्चों को तैयार किया और जाकर के वो जो स्वतंत्रता समारोह है उसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया बच्चों को। और बच्चों ने जाकर के शादीमास के मैदान पर, जहाँ पर 12 मार्च की स्वतंत्रता समारोह में उन्होंने गीत गाया। तो ये एक प्रोत्साहन है संगीत और वो को लोग बढ़ावा बहुत ही देना। और जब उत्सुकता से एक भाग मंच लिए। मिलता है बच्चों को, तो उनमें वो रुचि भी बढ़ती है बहुत और बढ़िया। साथ ही मुझे स्वाभिमान, याद है कि देश प्रेम हर की। बार जब प्राइज गिविंग होता था जी, स्कूलों में, पुरस्कार वितरण समारोह, तो उसमें बच्चे बहुत रुचि रखते थे, क्योंकि उसमें हम लोग कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे संगीत का। और बच्चे कैसे बोलते हैं कि मैं भी गाऊंगा, गाऊंगी, ऐसे वो जी। लोग बड़े उत्सुकता से उसमें भाग ले। अभी भी वो लोग बड़े उत्सुकता से भाग लेते हैं। तो अब आप महात्मा गांधी संस्थान में 7 वर्ष से कार्यरत हैं। वहाँ पर भी छात्रों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। तब मैं 84 की बात करती हूँ, 1984 और आज में आप छात्रों में क्या अंतर पाते हैं? हाँ, लोगों में ये तो सच है कि त्याग भावना बहुत कम है। जी, हाँ, बहुत से लोग और संगीत के लिए तो त्याग करना आवश्यक है। और कुछ लोग संगीत करते हैं माने नौकरी प्राप्त करने के लिए। जी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वास्तव में संगीत कला को जानने के लिए संगीत सीखते हैं। जी, मगर देखेंगे ज़्यादातर कि रुचि उतनी नहीं है, उतनी लोगों नहीं में। है। हाँ, रुचि घटती जा रही है। एक विषय हालांकि अब टर्शरी तक पहुंच गया है। संगीत केवल माध्यमिक स्कूल तक नहीं है। आप HSC में, महात्मा गांधी संस्थान में HSC करने के बाद आप डिप्लोमा, डिग्री सब कर सकते हैं, मास्टर्स तक, PhD भी कर सकते हैं मॉरिशस में। गीत, नृत्य और परंपरा। गुरुजी, इस पर मैं जानना चाहूँगी कि आज वो रुचि जो आप 1984 की बात करते हैं कि बहुत बच्चे आते थे, बहुत अच्छे से प्रशिक्षण चलता था, आज महात्मा गांधी संस्थान, उच्च संस्थान में ऐसा प्रशिक्षण की सुविधा है, हमारी सरकार की ओर से, हमारे जो गुरु हैं उनकी ओर से ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है, तो कमी क्यों?
देखिए, इसके कारण बहुत हैं, अनेक अनेक कारण हैं। जी पहला कारण है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि कुछ माँ बाप ये सोचते हैं कि अगर बच्चा संगीत करता है तो उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जिससे उसकी नौकरी मिल सके, या नौकरी उसका सुरक्षित है। जी मतलब वो ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वो एससी पास हो जाए। SSC ये पास हो जाए। जी, अच्छे नंबर से। अच्छे नंबर से। इसलिए महात्मा गांधी संस्थान में अभी हम लोगों को उस प्रकार के विद्यार्थी मिलते हैं जो SC HSC कर चुके हैं। जी इस प्रकार के लोग मिलते हैं, लेकिन जो प्रारंभिक है वैसे बच्चे अब मिलते नहीं हैं। और एक कारण ये मतलब है जो कि छुटपन से रुचि रखते हैं वैसे हाँ। छात्र नहीं मिल पाते हैं। हाँ, अब माध्यमिक स्कूलों में क्या है कि पहले केवल वोकल गायन होता था। जी आजकल नहीं, आजकल नृत्य भी है, गायन तो है ही, तबला भी है, सितार भी है। तो विषय वाद्य अनेक यंत्रों हैं। का, हाँ, विषय जोड़ अनेक किया हैं। है। तो अब बच्चे जो हैं वो बट जाते हैं, जी। विभाजित हो गए हैं। जी तो इस हिसाब से कक्षा में आपको कम बच्चे मिलेंगे। जी ये तो एक कारण है। और दूसरा एक कारण मैंने बतला दिया कि माँ बाप जो है वो भी रुचि, मतलब बच्चों कम को दिखाते हैं। हाँ, बच्चों को अपने ज़्यादातर एकेडमिक सब्जेक्ट की ओर उन्मुख करते हैं। तो और फिर इसको सुधारने के लिए मुझे लगता है संस्थाओं की ओर से काम होना चाहिए। तो सामाजिक संस्थाएं, हाँ। सांस्कृतिक संस्थाओं में भी तो आजकल प्रशिक्षण दिया जाता है। हाँ, तो देखिए, महात्मा वहाँ पर- गांधी संस्थान के अलावा IGCIC है, इंदिरा जी। गांधी सेंटर फॉर कल्चरल, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर जो है, वहाँ पर भी प्रशिक्षण दिया जाता है संगीत का। और आजकल मैंने देखा है कि आर्य सभा की ओर से भी संगीत की एक समिति है, जहाँ से अलग अलग प्रांतों में वहाँ संगीत सिखाया जाता है। जी है ना, ताकि लोग भजन ठीक से गाएं। और सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की ओर से मैंने देखा है, मैं भी शामिल था उसमें, गुरुकुल खोला गया है। गुरुकुल में बच्चों को संगीत का प्रशिक्षण दिया जाता है, और उसमें भजन को कैसे गाया जाए ताकि उसके एक रूप हो, रूपरेखा अच्छी हो। इसीलिए क्योंकि आवश्यक है कि हमारे लोग, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, वो जाने कि हमारी परिपाटी क्या है ना। कुछ लोग अभी कुछ गीत, कुछ भजन मिश्रित, मतलब अलग शैली में गाते हैं। जी यानी भारतीय संगीत की एक शैली है। उस शैली को उस हम लोग प्रारूप को नहीं बदलना चाहिए। उसको बदलना नहीं चाहिए, उसको हमें रखना चाहिए। और जैसे कि अभी होली गीत है, होली के लिए चौताल चलता है जी, उसमें ढोलक बजता है, तबला बजता है जी, झाल बजता है जी। अब हम इसको निकाल करके अगर हम गिटार बजाने लगे, जाम्बे बजाने लगे, तब तो गड़बड़ है ना। बिल्कुल, तो उसका उसी प्रारूप प्रकार बिगड़ से जाएगा। हाँ, इसीलिए उसका एक प्रारूप है, उसकी एक शैली है जिसको हमें रखना चाहिए। मैं प्रारंभ में बोल रहा था कि संगीत कहाँ से शुरू हुआ है। जी। संगीत जो है प्राचीन काल में जो लोग गाते थे वहीं से शुरू हुआ है। मैं तो कहूँगा कि जो लोकगीत है, लोकगीत के आधार पर ही शास्त्रीय संगीत आगे बढ़ा है, उसका जन्म हुआ है लोकगीत से। लोकगीत को लेकर के उसको शास्त्रवत गाने को ही शास्त्रीय संगीत कहते हैं। जी। कई लोकगीत हमारे शास्त्रीय संगीत में जब हम गाते हैं तो कई लोकगीत उसमें आते हैं। जी हाँ, और उस समय की भाषा, ब्रज भाषा हो, मैथिली हो, अवधी हो, उसमें आते हैं हमारे जो हम लोग ख्याल गाते हैं। हाँ, जब हम राग गाते हैं तो रागों में हम ख्याल गाते हैं। जी। ये शब्द आया है ऐसा, है ना, जिसको हम गीत कहेंगे। गीत ख्याल दिया गया है नाम। जैसे जैसे हमारा इतिहास, जो संगीत का इतिहास है, तो उसमें मुगलों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो इसलिए शब्द बदल गए हैं जी। और उससे उसका नाम ख्याल आ गया। तो कई ख्याल में आप देखेंगे कि हमारे शिव जी के बारे में, गणेश जी के बारे में इस पर चर्चा है ना। तो हमें उसको कायम रखने की आवश्यकता है, उसको बरकरार रखने की आवश्यकता है। हाँ, उसको हम अगर बदल देंगे तो पूरा जो है वो हमारी शैली बदल जाएगी, तो हम अपनी संस्कृति से हट जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि संस्कृति के एक प्रारूप होता है, एक स्वरूप होता है ना। उस स्वरूप को हमें कायम रखना चाहिए। क्यों?
हम लोग क्यों जब यज में जाते हैं या कोई अनुष्ठान में उसमें जाते हैं तो हम लोग क्यों धोती पहन लेते हैं, कुर्ता होता है, पगड़ी होती है, ये सब क्यों होता है? कुछ भी पहन करके जा सकते थे, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है जी। है ना। महिलाएं क्यों साड़ी पहन लेती है जी। जब जाते हैं पूजा पाठ करने? जी, इसलिए कि वो हमारी परिपाटी है, वो परिपाटी है, वो हमारी संस्कृति का एक भाग संगीत है। में भी एक शैली है जो हमें रखना चाहिए। और तो मैं कहूँगा कि ये देखो अभी तो अब जो रिमिक्स का मोड चला हुआ है, हाँ। इधर का गीत लेके उधर का संगीत लेके सब मिश्रित हो गया है। देखिए तो मैं एक बहुत उसको- उदाहरण दूंगा। जी बहुत बड़ा गायक अरिजीत सिंह, जी उन्होंने अभी गाना बंद कर दिया है। जी उनको लगा कि ये जो मैं गाता हूँ ये उतना अच्छा नहीं है, ये अलग जा रहा हूँ मैं। बिल्कुल। इसलिए उनको महसूस हुआ, उनको ये अनुभव हुआ कि मुझे शास्त्रीय संगीत ज़्यादा सीखना ज़्यादा पड़ेगा। सीखना। और वो अब शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं। ये मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा संदेश है आज के जो नौजवान हैं, जो बहुत गाते हैं, जो मिक्स है। जो आप कह रहे हैं गुरुजी, मैंने भी एक इंटरव्यू में सुना, गुलजार से प्रश्न किया गया, जो कि बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े अनेक लेखक, हाँ, गीत लिखते हैं। बहुत सारे गीत उन्होंने लिखे। तो प्रश्न किया गया कि आप आज ऐसे शब्दों का चयन कैसे कर सकते हैं जो हमारी संस्कृति के खिलाफ है? तो उनका उत्तर था कि लोगों की मांग पर ये हो रहा है, ये मेरे लेखन का कार्य नहीं है। लोगों की मांग पर ऐसा किया क्या जा है, रहा है। फिल्म इंडस्ट्री जो है वहाँ पर तो एक एक एक, एक क्या बोलते हैं, एक कमर्शियल है वो, बिल्कुल कमर्शियल है, कमर्शियल है। उसको और बढ़ाना ही है, उसको बढ़ाना है। किस प्रकार से बढ़ाएंगे? जनता जैसे जैसे चाहेगी वैसे ही किया हाँ, जाएगा। तो पर हमारे शास्त्रीय संगीत का प्रारूप ना बिगड़े। हाँ। जैसे कि आज गीत गवाई में सेगा की परिपाटी से जो गीत गाए जा रहे हैं, तो सेगा एक अलग, अगर गीत गवाई को जी। यूनेस्को द्वारा मनोनीत किया गया है, जी। तो इसलिए क्योंकि उसकी एक शैली अलग पहचान है, अलग पहचान बनी है हमारे हाँ, देश के लिए। उसको हमें रखना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर हमने उसको बदल दिया तो यूनेस्को से हट जाएगा। तो हमें संजोने की आवश्यकता हमें है, संजोने उसके की आवश्यकता प्रारूप को बनाए रखने बनाए की रखने आवश्यकता की, है। बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आप गुरुजन हैं उस प्रारूप को बनाए रखने के लिए, क्योंकि आज हमारी गीत गवाई जो है वो अनेक मंचों तक पहुंची हुई है। और हमारे जो ये भी है जो हम लोग बोलते हैं होली गीत, जी चौताल, जी ये भी मुझे लगता है कि इसको भी यूनेस्को तक पहुंचाना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि ये जिस रूप से हम गाते हैं, बहुत ही, मैं तो अनेक जगहों पर जूरी के रूप में रहा हूँ और कई लोगों को मैं प्रशिक्षित भी करता रहा हूँ, तो मुझे पता चलता है कि ये बहुत धनी है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है ये, धरोहर है। और उस धरोहर को लोगों ने रखा है। मैं उन सभी संस्थाओं को धन्यवाद दूंगा जो लोग इस अवसर पर, होली के अवसर पर या शिवरात्रि के अवसर पर चौताल की प्रतियोगिताएं रखते हैं। जी। तो उससे क्या होता है, नौजवान लोग इसकी ओर प्रेरित होते हैं और संगीत सीखने की एक उनमें रुझान होती है। और कई लोग इसके कारण कि कंपटीशन में भाग लेना है हमें, हम लोगों ने उतना ठीक नहीं किया था, देखो उन लोगों ने ठीक किया, उन लोगों के पास शास्त्रीय संगीत का ज्ञान है, हम लोगों को भी होना चाहिए। तो एक होड़ होता है। होड़ होता है और वो एक मैं चाहती हूँ कि स्वस्थ होड़ रहे। हाँ, स्वस्थ होड़ होनी चाहिए, चाहे वे संस्थाओं के बीच हो, चाहे वे लोगों के बीच हो, हर जगह स्वस्थ होड़ हो तो वो आगे बढ़ पाएगा। गुरुजी, एक बात है कि आज का संगीत हम राष्ट्रीय मंचों तक लेके जा रहे हैं। जैसे कि अभी हमने रामनवमी मनाई, उसमें रामायण पाठ किया गया। तो रामायण को भी गायन व्यवस्थित हमारे रूप जितने को भी बदलना नहीं चाहिए। हाँ अंजू जी, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है गायन के हैं, सबका संबंध गायन से है। कल हमने हनुमान जयंती मनाई, सुंदर पाठ का सुंदर कांड का पाठ बहुत जगह हुआ। तो ऐसे आयोजनों में भी शास्त्रीय संगीत मैं भी रामायण सेंटर से जुड़ा रहा मैं, और बहुत सारे जो हमने गायन किया है रामायण का, तो अलग अलग जो संदर्भ है उसमें कभी राग बागेश्वरी का, कभी राग भैरवी का, कभी राग भैरव का, कभी राग मालकोंस का, अलग अलग रागों का
के द्वारा हम गायन करते हैं। तो बच्चों को ये पूरा ज्ञान है, बच्चों को हम ज्ञान मतलब हम लोग प्रशिक्षित करते हैं ऐसे ज्ञान के लिए। पर बिना प्रशिक्षण के जो गीत गा रहे हैं आजकल, जो कि आजकल यूट्यूब पर और फेसबुक लाइव जाने के लिए बिना प्रशिक्षण के जो गीत है वो कहाँ जाएगा? तो उसमें देखिए गायन में बहुत सारे कैसे बोलेंगे, बहुत सारे तत्व हैं। जैसे हम बोलते हैं श्रुतियाँ हैं जी। श्रुतियों का प्रयोग स्वरों का, स्वर तो केवल हमारे 12 हैं जी। ऐसे तो मुख्य हम बोलते हैं 7 स्वर हैं, सारे गम्मा पधानी, लेकिन केवल 7 नहीं है, 12 होते हैं। 12। उसमें 5 कोमल स्वर भी होते हैं और तीव्र होते हैं। जैसे सा और रे शुद्ध है, सा रे, लेकिन है सा रे, ये कोमल हो गया जी। सा रे गा, यह भी कोमल हो गया। अब सा रे गा, ये अलग हो गया। तो ये राग हमें सिखाता है कि कौन सा राग हमें सुटेबल होगा इस संदर्भ को बतलाने के लिए। मान लीजिए सुग्रीव और उसके भाई जो है बाली के मिलन है वहाँ, या राम और भरत का मिलन है जी। तो ये मिलन के समय हम लोगों को एक ऐसा राग गाना है जो बहुत ही खुशी का प्रदर्शन करे, मैत्री का प्रदर्शन करे। मैत्री का प्रदर्शन करे। अब वहाँ पर हम बैठ जाएंगे एक ऐसे राग को लेकर के जिसमें कि कोमल भावना है, सा रे ग म प ध नि सा, ये तो रोने के लिए हो गया जी बिल्कुल। तो वो आनंद नहीं ले पाएंगे, तो हमें चुनना पड़ता है, प्रसंग के अनुरूप आपको चयन करना पड़ता है। तो रागों को जब तक हम जानेंगे नहीं तो हम उचित रूप से गा भी नहीं सकेंगे जी। इसीलिए मैं प्रार्थना करूंगा लोगों से, हमारे जितने श्रोता और दर्शकगण हैं, जी। कि सभी को थोड़ा बहुत ज्ञान संगीत का होना चाहिए। अब अगर ज़्यादा आपको समय मिलता है तो आप सीखिए, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान तो होना चाहिए। जैसे कि भारत में भी है, भारत में लोगों को ये आता है अच्छी तरह से। कहीं आप नहीं देखेंगे कि लोग मान लीजिए हम गए हैं एक जुटाव में जहाँ पर कि दुर्गा नवमी के अवसर पर लोग गा रहे हैं, तो सारे लोग लय में गा रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा है, मैं गया हूँ दुर्गा पूजा में, मैं जब गा रहा हूँ तो लोग जब वो मंजीरा बजा रहे हैं ना, ताल से बाहर बजा रहे हैं, बाहर बज रहा है, तो हमें तकलीफ होती है, हमें एकदम कठिनाई होती है अपने ताल को कायम रखने के लिए, है ना। तो गुरुजी, इसमें आप क्या सोचते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में एक पाठ होना चाहिए संगीत पर, या कैसे हम प्रशिक्षण को बढ़ा सकते हैं? प्राथमिक स्कूलों में तो संगीत सिखाया जा रहा है। नहीं, हर एक के लिए एक पाठ अनिवार्य हो कि जो सिखाया जा रहा है उसका वो अभ्यास भी करें थोड़ा सा। तो क्या इससे संगीत के साथ वो न्याय कर पाएंगे? हाँ, ये अच्छा उपाय ये भी है। हाँ, हो सकता है। तो लेकिन अब जानते हैं मॉरिशस तो बहुभाषीय है ना जी। अब हो सकता है कि अगर स्कूल, हर कोई शास्त्रीय संगीत के साथ ना जुड़ पाए। हाँ, ना जुड़ पाए। बिल्कुल। कुछ लोग बोलेंगे अगर हम भारतीय शास्त्रीय संगीत कर रहे हैं तो हमारी वेस्टर्न भी करने को, तो जो हिंदी ज्ञान ले रहे हैं, हाँ, उनके लिए हाँ, संभव हो पाएगा। जो हिंदी से जुड़े हुए हैं हाँ। तो जब आप शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं, हो रहा है ऐसा जी। हाँ। जब आप शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं, महात्मा गांधी संस्थान जो वहाँ नोवेल फ्रांस में है, वहाँ बच्चे लोग हनुमान चालीसा गा रहे हैं जी। हैं हर एक समय जब कोई पर्व आता है तो उस पर्व के लिए उसके अनुरूप वो गायन करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। जब आप शास्त्रीय संगीत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत से स्थानीय गायक हैं। हाँ। जब वे अपने गीत लिखते हैं, रचते हैं अपने गीत, तो उसमें आपका सहयोग होता है? कुछ गायक लोग आते हैं हमारे पास और आकर के अपने गीत या कविता बनवाते हैं, अपना विचार प्रस्तुत करते हैं, अपना विचार देते हैं कि गुरुजी मुझे ऐसा इस विषय पर गाना है, तो उसके लिए कविता बनाते हैं। कविता के बाद तब उसके संगीत, लय, ताल और स्वर संगीत निर्धारित करते हैं, कर देते हैं। तो ये अच्छा है कि जितने भी प्रशिक्षित मेरे जैसे और भी लोग जो हैं महात्मा गांधी संस्थान से संलग्न हैं,
वो लोग भी ये कार्य कर रहे हैं। कई जगहों पर मैंने देखा है कि जो रामायण गाते हैं वो जाते हैं अध्यापकों के पास, वहाँ पर अपने गायन को सुधारते हैं। हाँ। अच्छा, शास्त्रीय संगीत में प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? अभी तो ज़्यादातर लोग हारमोनियम प्रयोग करते हैं, हारमोनियम का प्रयोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हारमोनियम, तबला, ये जो 2 कॉमन वाद्य है ना, ये बहुत सारे लोगों के यहाँ प्राप्त है जी। और हारमोनियम तो हर एक कई समाजों में है जी। और वैसे तो सितार, वायलिन ये भी तो है जी, लेकिन बहुत कम सितार वादक है। मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा हम लोगों को सितार वादक मिल सकता है संगत के लिए जी। लेकिन कम से कम हारमोनियम, तबला तो होना शास्त्रीय आवश्यक है। संगीत में हारमोनियम, तबला से आप बढ़ सकते हैं, अपने हाँ, आप एक अभ्यास तानपुरा, करने के एक लिए। इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा होता है, वो भी आप रख सकते हैं ताकि वो स्वर कायम रखता है जी। उसके लिए। अच्छा, अब हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए कि शास्त्रीय संगीत सीखते समय एक नियम होता है, जैसे हम बच्चों को बचपन से सिखाते हैं कि आप सुबह जल्दी उठें, थोड़ा अपना जो विद्यालय का कार्य है उसको देखें, फिर अच्छे से नहा धोकर एक नियम अनुसार स्कूल जाना तो होता शास्त्रीय है। संगीत के लिए भी जी, आपको अभ्यास की आवश्यकता है। प्रातः समय जी, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में आपको जागना चाहिए और उस समय आपको अपने गले का प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर जो वोकलिस्ट हैं, जी, गले का बहुत हमारा संबंध है ना गले से, जी। तो गला सबसे सवेरे एकदम 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे तक ये रियाज करना गला आवश्यक बहुत है। अच्छा रहता है, मतलब एकदम कैसे बोलते हैं, रात्रि भर आपने शांत रहता है, गला थका हुआ नहीं है, नींद से उठते हैं तो एकदम अच्छा फ्रेश रहते हैं। फ्रेश रहता है। उस समय प्रैक्टिस करना चाहिए। ये हमारे गुरुओं ने यही कहा है कि प्रातः उठ करके आपको अपना रियाज करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। ये तो बहुत आवश्यक है। फिर जितने भी स्वर है उन स्वरों का प्रयोग होना चाहिए। आरोह अवरोह में उसका प्रयोग करें, अलग अलग पलटें उसको। सारे सारे गा रे गा मा गा मा पा, इस प्रकार के है। सारे 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 गा मा रे गा मा पा, इस प्रकार से। तो ये सब अलंकार इसको हम बोलते हैं। इन अलंकारों को राग उस समय करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप अलंकार सवेरे उठ करके 15-20 मिनट करेंगे, ये बस है आपके गले को कैसे बोलते हैं सुंदर रखने के लिए, आपके गले को स्वरबद्ध रखने के लिए। जी, बहुत अच्छा विचार आपने दिया कि हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये अभ्यास करना आवश्यक हो जाता है गायकों के लिए। अब हम आते हैं कि राष्ट्रीय मंच पर संगीत, शास्त्रीय संगीत राष्ट्रीय मंचों पर भी होता है। जैसे 12 मार्च को हम गीत गाते हैं, अभी बिहार दिवस हुआ, वहाँ पर भी आपने प्रस्तुति दी। किया था। बहुत मंचों से आज शास्त्रीय संगीत को सराहा जाता है, पर इसमें सही चयन करने की भी आवश्यकता है। अवश्य। क्या है कि जितने भी गीत हम बनाते हैं, रचते हैं, या अगर वो शास्त्रीय रागों से संबंधित है, उसको शास्त्रवत उसको बनाया गया हो, तो स्वाभाविक है वो लोगों को पसंद आता है। और जिसमें शास्त्रीयता नहीं है उसको लोग नहीं पसंद करते हैं, ये तो स्वाभाविक है ना। इसलिए लोगों को चाहिए कि जब भी अपने रचना करें तो ध्यान में रख करके, शास्त्रीय संगीत को ध्यान में रख करके ही किया जाए। जैसा कि आपने बताया, हमारे शास्त्रों से शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति हुई है और उसमें लोकगीतों का भी मिश्रण है। लोकगीत से शास्त्रीय संगीत की ओर बढ़ कहने पाए का हैं। मतलब है लोकगीत से ही शास्त्रीय संगीत हुआ। जिस समय लोकगीत में हम नियम डाल देते हैं, उसमें हाँ दी ये स्वर लेना पड़ेगा, ये इस यहाँ पर रुकना पड़ेगा, यहाँ पर ये करना पड़ेगा, स्थाई यहाँ ऐसे होगा, अंतरा ऐसे होगा, ये जितने शास्त्र के नियम हैं, जब हम लोकगीत में डालते तो वही शास्त्रीय संगीत हो जाता है। बहुत सुंदर। लोकगीत ही शास्त्रीय संगीत है। हाँ, लोकगीत जब तक उसमें नियम नहीं है थोड़ा, वो लोकगीत तो उस समय तक लोकगीत रहता है। जी। जिस समय उसमें थोड़ा नियम डाल करके उसको गाया जाता है, वो शास्त्रीय संगीत बन जाता है। आपका अब देखिए एक भजन है, पायो जी मैंने
पायो जी छोटा सा मैंने, भाग, है ना, श्रोताओं के पायो लिए। जी मैंने राम रतन धन पायो। ये ट्रेडिशनल भजन है, जी लोकगीत से निकला हुआ। जी पहले के लोग गाया करते थे, लेकिन अब देखो, पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने। अब देखो, केवल मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो यही गाया, जी। लेकिन कितने रूप कितने बदले। लिए। इसको हम कहते हैं शास्त्रीय संगीत। अगर केवल हमने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने ऐसा ही गाते रहूंगा तो वो तो तो बोरिंग लोगों हो को जाएगा। प्रभावित नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। जी, और संगीत तो लोगों को मोहने के लिए है। संगीत में विविधता होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर वो स्टैटिक हो तो लोग नहीं सुनेंगे उसको, है ना। उसमें विविधता आनी चाहिए, रूप बदलता रहे, उसमें बदलाव आनी चाहिए। मैं तो प्रार्थना करूंगा, जितने जवान हैं, अगर वो चाहते हैं कि नित नए नवीन चीज़ वो प्रयोग करना चाहते हैं, ठीक है, शास्त्रीय संगीत करो, और शास्त्रीय संगीत में ऐसा चीज़ करो तो मैं स्वागत करूंगा। उसमें बदलाव लाओ, उसमें अपनी योग्यता। जब पंडित जसराज जी आए थे मॉरिशस, तो उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि शास्त्रीय संगीत मॉरिशस का अपना हो। भारत का शास्त्रीय संगीत क्यों आपको, ठीक है आपने वहाँ से सीखा है, लेकिन मॉरिशस अपना शास्त्रीय संगीत बनाए। हाँ, जैसे मॉरिशस अपना हिंदी साहित्य बना रहा है, हाँ। प्रवासी साहित्य कहते तो हैं कला, कुछ लोग प्रवासी साहित्य, पर हमारे लिए तो वो स्थानीय साहित्य है। इसलिए हम लोग वो प्रवासी गीत हो जाएगा, प्रवासी शास्त्रीय संगीत। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो इसमें भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आप जैसे गुरुजन, शोध कार्य की आवश्यकता है, शोध कार्य की भी आवश्यकता है, और प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है, अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें जो भी गायक अध्ययन करना सीख चाहिए, रहा है, आपको बहुत ही सीखना चाहिए। सारे रागों का आपको पता होना चाहिए, ज्ञान मिलना होना चाहिए, आपको निपुण होना चाहिए। वैसे लोग, कैसे मैं उदाहरण दे सकता हूँ, भारत में रविशंकर जी थे। तो रविशंकर जी ने बहुत सारे शोध कार्य किया है। उन्होंने ये देखा है कि क्या सितार पर और क्या क्या बज सकता है, बहुत सारी कोशिश की है उन्होंने। उसी प्रकार से भीमसेन जोशी जी रहे हैं, उन्होंने भी अपने शास्त्रीय संगीत में कई नित नवीनता लाए हैं। और पंडित जसराज जी हैं, उन्होंने भी प्रयोग करने की आवश्यकता है, प्रयोग करने की, हाँ, उन्होंने कोशिश की, शोध कार्य करने की आवश्यकता है। और तभी जितने हमारे भजन हैं, हमारे भक्ति गीत है जी, शास्त्रीय संगीत तो वहीं से निकला है। बिल्कुल। तो उन भक्ति गीतों को, उसका प्रारूप बदलने को, उसी को हम कहेंगे एक ही भजन को कितने मॉडर्नाइजेशन। रूपों में गाया जा सकता है। मॉडर्नाइजेशन वही है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं कि उसमें मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट डाल दो ना। हमारा शास्त्रीय संगीत तो वही रहेगा, ताल तबला ही बजाएगा और हारमोनियम ही रहेगा, जी, है ना। और कहीं सितार की आवश्यकता हुई तो सितार हो, सितार बजेगी, वायलिन हो, है ना, यही वाद्य होंगे। जी। लेकिन इसमें नवीनता लानी पड़ेगी, है? वाद्यों को बदलना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। अनेक संस्थाओं द्वारा ये कार्य हो रहा है, जैसे आपने बताया कि इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में, रामायण सेंटर में, और सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन, आर्य सभा जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं हमारे देश में बहुत से कार्य कर रही हैं, जिसमें संगीत को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तभी उन्होंने इसको तो मैं जोड़ा सभी है। संस्थाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पर अच्छे गुरु का चयन करना और साथ ही अच्छे शब्दावली को लेकर संगीत का आयोजन करना, ये बहुत आवश्यक है। इस पर आपका विचार? हाँ, ये तो स्वाभाविक है कि आजकल कविताएं लिखते हैं हम लोग। जी। अभी मैंने देखा है कवियों को, कवि सम्मेलन में कई बार जाता हूँ मैं, कई लोगों के कविता उसमें गायन नहीं रहता है। मैं भारत में भी कवि सम्मेलनों में गया हूँ, वो गाते हैं। जी। मॉरिशस में एक कवि थे, मधुकर जी, वो हमारे राष्ट्रीय कवि जी। वो जब भी कविता सुनाते थे, उसमें एक लय होता था, इसमें धुन होती थी, वो गाते थे उसको जी। वो कविता बोलते नहीं थे, गाते थे जी। तो गेय कविताओं को मैं प्रार्थना ये करूँगा कि हमारे जितने कवि हैं
वो गई कविताओं को इस प्रकार से गा करके ही सुनाए। अगर एक कवि को गायन नहीं आता है तब तो कहीं कमी है। जी। तो मामूली, मतलब मैं चाहता हूँ कि कम से कम लय आवे, लय थोड़ा आवे, स्वर थोड़ा आवे, बिल्कुल। बस यही, और कुछ नहीं। चलिए, बातचीत बहुत अच्छी रही, बहुत लोगों को प्रभावित कर सकते हैं आप संगीत की ओर। आज कार्यक्रम अंत की ओर बढ़ रहा है, तो आपका कोई विशेष संदेश हमारे आज की युवा पीढ़ी के लिए? बस मैं यही कहूँगा युवा पीढ़ी से कि आपके कंधे पर ही ये जिम्मेवारी है, क्योंकि हम तो बूढ़े हो गए, हम बूढ़े हो जाएंगे, हम तो चले जाएंगे, आप लोग इसको संभालेंगे। इसलिए आपको देखना चाहिए कि इसको किस प्रकार से हम रखेंगे, इसको किस प्रकार से हम कायम रखेंगे, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो गर्व करे हमारी कला पर, संगीत कला पर। और संगीत, एक भारतीय संगीत विशेषकर, एक बहुत ही सशक्त कला है, बहुत लोगों को मोहित करता है। विदेशों में लोग आजकल भारतीय संगीत गा रहे हैं, अमेरिका में, जहाँ पर कि असेंबली में लोग गा रहे हैं। तो हमें थोड़ी सोचनी पड़ेगी कि अगर हम भटकेंगे और हम शोरगुल वाले गीत गाएंगे, विशेष करके अभी ऐसा हुआ कि दूसरे कौम के लोग भी उंगली उठा रहे हैं, ये हमें मौका नहीं देना चाहिए। उनको ऐसे करना चाहिए कि वो लोग अप्रिशिएट करें, हम लोगों को वाह वाह कहे कि देखो ये कितना सुंदर से गा रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। तो बिना प्रारूप बिगाड़े शास्त्रीय संगीत को संवारने की आवश्यकता है हमारी युवा पीढ़ी को, उसको बनाए रखने की, उसको कायम रखने की आवश्यकता है। आपने बहुत सारी जानकारियां हमारे साथ साझा की, हमारे श्रोताओं के लिए आपने इतने सुंदर विचार प्रस्तुत किए, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे। आप अपना बहुमूल्य समय हमारे श्रोताओं के लिए निकाल कर आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। धन्यवाद आपको, और आपने अवसर दिया। हम अपने जो बात मतलब हमारे हृदय में रहा उसको बाहर ला करके लोगों तक पहुंचाया। और बहुत बहुत धन्यवाद श्याम लीला जी को, अपर्णा जी और उरूसा जी हमारे साथ आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाने में संभव कर पाए, इसके लिए उनका भी आभार प्रकट करते हैं। और संगीतमय जीवन बहुत ही अच्छा होता है, ऐसा विचार हम आज यहाँ पर कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। इसी के साथ शुभ संध्या। गीत, नृत्य और परंपरा।